तो तारकेश्वर प्रसाद, ये भी पूछा सकता है कि आर्थिक सर्वेक्षण किसने प्रस्तुत किया, तो तारकेश्वर प्रसाद को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो इस तरीके से भी सवाल पूछा सकता है। तो ये कौन सा रिपोर्ट आया है, इसका सही जवाब बताइए। ध्यान रखेंगे आप लोग 1 से लेकर के 22 तक पहले सवाल को बना लीजिए, फिर वापस मैं मैगजीन पे आऊंगा और मैगजीन के माध्यम से आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। तो 21-22 में कौन सा रिपोर्ट पेश किया, 16वें को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब है 16th। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री, यानी कि दोनों एक ही साथ एक ही मंत्री हैं, तो तारकेश्वर प्रसाद के द्वारा बिहार इकोनॉमी सर्वे लाया गया है, पेश किया गया है, जो कि 16वां बिहार इकोनॉमी सर्वे है। बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये डेटा रहेगा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकेश्वर प्रसाद के द्वारा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया, इसका सही जवाब क्या है। ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकेश्वर प्रसाद के द्वारा ये जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है, इसको याद रखिएगा। बिहार में डेट वगैरह पूछा जाता है आप लोगों से कि बिहार में विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा कब की, ये 66वीं बीपीएससी में पूछा गया है। इसी कारण से कुछ एक डेट जो कि सरकारी घोषणा के संदर्भ में, दस्तावेज के संदर्भ में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 25 फरवरी 2022 को बिहार इकोनॉमी सर्वे पेश किया गया था उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकेश्वर प्रसाद के द्वारा। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो मैंने कुल 3 सवालों पे 2 सवालों में आप लोग को डिस्कशन कर दिया, यानी कि एक सवाल ये भी पूछा सकता है कि बिहार के इकोनॉमी सर्वे को किसने पेश किया, तो तारकेश्वर प्रसाद को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण जब पेश किया गया 21-22 के अनुसार, तो लॉकडाउन के प्रभाव के कारण बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2020-21 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ा है। तो लॉकडाउन में पूछा गया है आप लोगों से, तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद, सही जवाब बताइए। जैसे इसमें हो जाएगा यहाँ पे ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पूछा जा सकता है आप लोगों से, जीएसडीपी जिसको हम लोग कहते हैं। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद 20-21 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ा है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ये भी डेटा आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 2.5%। तो 2.5 को याद रखेंगे। वापस में इसको याद करा दूंगा आप लोगों को। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना है, इसका सही जवाब क्या है। इन सब को याद करते चलिएगा। ये सब जो कि 66वीं बीपीएससी के क्वेश्चन को देखिएगा तो ऐसा ही लंबा डेटा आप लोगों से पूछ लिया गया है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। जरूरी नहीं कि वो डेटा याद रहे, बहुत सारे आगे पीछे डेटा को भी या सादृश्यता के आधार पर भी आपका सही हो सकता है। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 20-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। तो 618,630 करोड़ रुपए है। अब सवाल ये कि आपको इस डेटा को याद करना है, तो थोड़ा थोड़ा आप लोग बस सादृश्यता के आधार पे इसको देख लीजिए कि एक कहीं ना कहीं आपने 6 को देखा है, 18 को देखा है, 630 को देखा है। इसको 2-3 बार देख लीजिए, 1-2 बार बोल लीजिए, जहां पे है वहीं से बोल लीजिए। 6, 18, 630 आपको याद हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, 6, 18, 630 एक बार और बोल लीजिए, आपको याद होगा। तो याद करके आप लोग रखिएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर कितना है, इसका सही जवाब क्या है। देखिए, वहां पे पूछा गया था आप लोगों से वर्तमान मूल्य पर, यहाँ पे पूछा गया स्थिर मूल्य पर। और वर्तमान मूल्य पे हम लोग ने देखा कि 6, 18, 630 आया है, और स्थिर मूल्य पे आपको बताना है इसका सही जवाब क्या है। तो स्थिर मूल्य पे आपको दिखाई देगा 4,19,880 करोड़ रुपए। अब ध्यान रखेंगे, क्या आपको 6 वाला, क्या आपको 4 वाला, है ना। तो 6, 18, 630 है, याद रखेंगे आप लोग। तो 6, 18, 630 है और 4,19,880 है, 4,19,880 करोड़ रुपए है। अब ध्यान रखेंगे, जो सवाल पूछा गया है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, एक वर्तमान मूल्य पे है और एक स्थिर मूल्य पे है। तो वर्तमान वाले में आपको 618 दिख रहा है और स्थिर मूल्य पे 419, यानी कि जो वर्तमान है वो थोड़ा बढ़ गया है, स्थिर वाला रुका रह गया है। तो इस तरीके से भी आप लोग याद रखिएगा, 419, 618। देखिए दोनों डेटा काफी क्लोज है, 18-19 का है, 4 और 6। तो दोनों को 2 बार देख लीजिए, 4,19,880 और 6, 18, 630। वापस हम इसको देखेंगे तो आपको ये भी सादृश्यता के आधार पर याद रहेगा। जैसे मान लीजिए कि अलग प्रजाति के लोग होते हैं, कुछ मान लीजिए कि मैक्सिकन लोग हो गए हैं, केन्याई लोग हो गए हैं, तो उनके नाम को याद नहीं रहेगा, लेकिन देखने से लगता है कि हम उसको पहचान जाएंगे। अगर कभी भारत में ऐसा देखें तो लगता है सब लोग एक ही जैसा। वैसे डेटा को याद रखिए आप लोग। तो 6, 18, 630 अगर याद नहीं भी हो तो लगे कि नहीं हमने कभी 6, 18, 630 को कभी देखा है उसमें, और 4,19,880 को भी देखा है, तो ध्यान रखिएगा।
दो डेटा और आपको परेशान कर सकता है, दोनों को आप स्किप कर सकते हैं, अगर याद रहे तो भी ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्ष 20-21 में बिहार का निवल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वर्तमान मूल्य पे, यहाँ पे भी वर्तमान मूल्य है और यहाँ पे भी स्थिर मूल्य है, तो ध्यान रखिएगा, एक तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है और दूसरा निवल राज्य घरेलू उत्पाद है। आपको इसके डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, अगर होगा तो गूगल से आप लोग इसके परिभाषा को, डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं। तो निवल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पे कितना है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 5,66,470 करोड़ रुपए, है ना। इसको भी याद रखिएगा, 5,66,470 याद नहीं रखना है, लाख करोड़ ये सब छोड़ दीजिएगा आप लोग। जैसे आपको हमने बताया 6,18,630, इसमें लाख करोड़ हजार नहीं करना है। 4 आपको मैंने बता दिया 19, आपको मैंने बता दिया 880। अब देखिए यहाँ पे दोनों में क्या था, सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पे और सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पे। अब देखिए कहीं ना कहीं आपको 5 का भी डेटा दिख गया है ना, यानी कि 6-4 के बीच में एक डेटा 5 घुसता है जो कि निवल वाले में आ जाता है। यहाँ पे क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाता है। तो निवल वाले में 5,66,470 है। मुझे लगता है कि ये भी काफी नजदीक आप लोग पहुंच रहे हैं, याद करने के समतुल्य आप लोग आ रहे हैं। किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद में से उस देश की पूंजी वस्तुओं पर मूल्य ह्रास डिप्रिसिएशन को घटाने पे, ये मुझे नहीं आता है, आप लोग इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा। मेरा इकोनॉमी सेक्शन काफी कमजोर है, मैं ज्यादा डिफाइन नहीं कर पाऊंगा आपको। तो एनडीपी या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ना हो तो याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक सवाल है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्ष 20-21 में बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पे क्या है, वही जो आपसे वर्तमान मूल्य पर पूछा गया है और यहाँ पे पूछा गया आप लोगों से स्थिर मूल्य पे क्या है, इसका सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 379, हाँ 379,550। देखिए कितना आसान है, उस वाले में हमने पहले देखा है एक डेटा 618,630, ध्यान रखिएगा 618,630 और 419,880 को हम लोगों ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद में देखा है। अब कहीं ना कहीं आपको बीच में 5 का और बीच में 3 का, तो 5 का दिखा है और 3 का यहाँ पे निवल कर लीजिए। मुझे लगता है कि अगर आप लोग 35 भी याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा। 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार आप लोग याद करते ही हैं, तो इसी 35 में जो 3 है वो निवल राज्य घरेलू उत्पाद का ध्यान रखिएगा, स्थिर मूल्य पे है, उसको याद रखिएगा और वर्तमान मूल्य पे आपको 5 वाला डेटा दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से भी याद रख लीजिएगा निवल वाले पे, और यहाँ पे आपको 6-4 आपको दिख रहा है ना, तो 6-4 को भी आप लोग याद कर लीजिएगा, है ना, या 34 कर लीजिएगा या 46 कर लीजिएगा, दोनों को, है ना। जो कम है वो स्थिर वाला है और जो ज्यादा है वो वर्तमान वाला है। यहाँ भी जो 3 वाला है वो स्थिर वाला है और जो ज्यादा वाला है वो वर्तमान वाला है। तो दोनों को आप लोग याद करने की कोशिश कीजिएगा। मुझे लगता है कि आप लोग 2-3 बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो 7 नंबर तक हमने सवाल को बता दिया है। पहला सवाल बहुत सिंपल था, 16वां ये आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है, 25 फरवरी 22 को ये इकोनॉमी सर्वे लाया गया है, ये भी आपको याद हो गया होगा। लॉकडाउन में हम लोग 2.5% के हिसाब से बढ़े हैं, इसको याद रखिएगा। और बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण वो बताता है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पे 618,630, 419,880, 566,470 और 379,550 करोड़ रुपए है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए सब बता दिया। अब देखिए ये सवाल को याद रखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 20-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना है, इसको आप लोग एकदम याद रखेंगे। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए रहेगा। तो एक डेटा आपसे पूछा गया है, तो प्राथमिक क्षेत्र का कितना हिस्सा है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, 19.2% है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार अब आपसे सेकेंडरी पूछा गया है, तो द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा कितना है। प्राइमरी में कृषि वगैरह आ जाता है और द्वितीयक में उद्योग आ जाता है, तो द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा कितना है, सही जवाब क्या है। बहुत सिंपल है, जहां पे 19.2 आप लोगों ने देखा है प्राथमिक क्षेत्र में, तो 19.5 कर लीजिएगा द्वितीय क्षेत्र में। तो 19.2 को आपने बना ही लिया है, 19.5 को बना ही लिया है। अब मुझे लगता है कि आपको याद हो गया होगा। ध्यान रखिएगा, सिंपल सवाल आप लोगों से पूछ लिया गया है। अब देखिए तृतीय, जिसका सर्विस सेक्टर हम लोग कहते हैं, जैसे मान लीजिए परिवहन हो गया, वो सर्विस सेक्टर में आ रहा है, दूरसंचार कम्युनिकेशन हो गया, सर्विस सेक्टर में आ रहा है ना।
तो तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कितना है, सही जवाब बताइए। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कितना है, आपको इसका सही जवाब बताना है। बहुत सिंपल सवाल हमने पूछा आप लोगों से और ये इंपॉर्टेंट रहेगा। सही जवाब है ऑप्शन इसका सी। अगर आप लोग 19.2 याद रखे हैं, 19.5 याद रखे हैं, मुझे लगता है कि आपको 61.2 भी याद रहेगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बहुत सिंपल आपके लिए डेटा हो जाता है, तो जोड़ घटाव नहीं करना इन दोनों को, है ना। तो मोटा मोटी मान के चलिएगा कि 61.2% का या 612 को याद रखिएगा, है ना। तो बहुत सिंपल सवाल आप लोगों से पूछा गया था, इसको याद रखिएगा तृतीय क्षेत्र का। तो मुझे लगता है कि तीनों डेटा आप लोग अगर याद रखेंगे तो तीनों इकट्ठे आपको याद रहेगा। 19.2 प्राथमिक, 19.5 द्वितीयक और 61.2 ये तृतीय क्षेत्र का योगदान है। तीनों सवाल एक सिरे से आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्ष 20-21 में सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र के योगदान में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। वृद्धि का मतलब हो गया पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष का जो सर्वेक्षण आया है उसमें यह बताया गया है कि सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र के योगदान में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। जैसे मान लीजिए कि वेतन का कहते हैं तो 2020 में किसी को 1 रुपया मिल रहा होगा तो 22 में 2 रुपया मिलने लगा। पूछा गया कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। तो एक आसान सवाल पूछा गया, 2.3 को याद रखिएगा, ये इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वापस याद रखिएगा, जो वृद्धि होता है, जो रेट है वो 19.2 का है, 19.5 का है और 61.2 का है, 612, है ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब सवाल है कि पिछले तुलना में कितना बढ़ गया है, तो यहाँ पे 2.3 की वृद्धि आपको दिखाई देगी। अब आपसे पूछा गया द्वितीय क्षेत्र के योगदान में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, इसका सही जवाब बताइए। तो द्वितीय क्षेत्र के योगदान में 4.8% की वृद्धि होती है, यानी कि 2.3 प्राथमिक है, 23 को याद रखिएगा, 48 को याद रखिएगा, है ना। अब आपसे तृतीयक पूछा गया है, तो तृतीय क्षेत्र के योगदान में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो एक आसान सवाल पूछा गया, सही जवाब बताइए। तो तृतीय क्षेत्र के योगदान में 8.5% की वृद्धि हो जाती है। अब आप लोग फिर से वापस कीजिए, प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% की वृद्धि हो जाती है, द्वितीय क्षेत्र में 4.8% की वृद्धि हो जाती है और तृतीय क्षेत्र में 8.5% की वृद्धि हो जाती है। तीनों को आप लोग वापस देखिए, याद करने की कोशिश कीजिएगा। 2, 4, 8 यहाँ पे है, ये कम से कम याद रखिए। एक बार और पढ़ेंगे आप लोग याद हो जाएगा। अब देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि बिहार के प्रति व्यक्ति आय के बारे में पूछा गया है। तो पूछा गया है 21-22 के अनुसार वर्ष 20-21 में वर्तमान मूल्य पर बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों से पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। तो बिहार में प्रति व्यक्ति जो आय थी वो उसको याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है 50,555। तो 555 का टिकिया इसको याद रखिएगा, बड़ा सिंपल है। तो 50,555 रुपये वर्तमान मूल्य पे बिहारियों की आय बताई गई है, इसको याद रख लीजिएगा। मुझे लगता है कि डेटा काफी आसान है। अब देखिए बिहार की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पे पूछा गया है और अगले सवाल में स्थिर मूल्य पे पूछा गया है। तो स्वाभाविक रूप से आप लोग सारा डेटा जो देख रहे हैं वो स्थिर मूल्य पे तुलनात्मक रूप से कम है। तो अगर आप लोगों ने 50,555 कर लिया है, आपको बताना है कि स्थिर मूल्य पे कितनी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। तो 31,334 को आप 14 को आप लोग याद रखिएगा। तो मुझे लगता है कि इस डेटा को भी एक साथ याद रखिएगा तो ये याद हो जाएगा आपको, है ना। तो सबसे अगर देखा जाए तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय जो है वो 50,555 रुपये है और स्थिर मूल्य पे 31,314 रुपये है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नहीं अगर याद हो तो 50 कर दीजिए, नीचे 31 कर दीजिए। फिर अगला आप लोग याद रखिएगा 555 उधर है और इधर 314 है ना, 314 है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत सिंपल आप लोगों से डेटा रहेगा। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है, इसका सही जवाब बताइए। तो आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो जिला है वो पटना है, क्योंकि पटना ही सबसे ज्यादा डेवलप है, इसको याद रखिएगा। अब पूछा गया आप लोगों से कि पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, सही जवाब बताइए। पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, इसका सही जवाब आपको बताना है। बहुत सिंपल सवाल आप लोगों से पूछा है। यहाँ पे भी 31 शब्द का आपको दिखाई देगा, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। जिस तरीके से आप लोगों ने स्थिर मूल्य पे बिहारियों की आय को 31,314 रुपये देखा है, यहाँ पे आपको 31 दिखाई देगा। तो 1,31,000 रुपये जो है वो पटना के प्रति व्यक्ति आय है, इसको याद रखिएगा। और सबसे न्यूनतम किस जिले की आय है, तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार का न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला डिस्ट्रिक्ट निम्नलिखित में से कौन सा है, इसका सही जवाब आपको बताना है। शेखपुरा है, शिवहर है, सुपौल है, कैमूर है, सही जवाब क्या है।
तो इसमें याद रखेंगे पटना जहां सर्वाधिक आय वाला जिला है, वहीं शिवहर जो है वो सर्वाधिक या न्यूनतम आय वाला है। न्यूनतम न्यूनतम तो न्यूनतम को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार शिवहर जिले के प्रति व्यक्ति आय कितनी, इसको छोड़ सकते हैं आप लोग, एकदम छोड़ सकते हैं। 19,000 रुपये है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। पटना वाले को भी छोड़ दीजिएगा, 1,31,000 वाला, और 19,000 वाला छोड़ दीजिएगा, कोई इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार राज्य की ग्रामीण मुद्रास्फीति दर कितनी है, सही जवाब बताइए। 1 से लेकर के 22 तक में आपको डेटा मिलेगा, इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट सवाल भी मिलेगा और डेटा थोड़ा कम मिलेगा। तो सही जवाब बताइएगा आप लोग कि वर्ष 2021 में बिहार राज्य की ग्रामीण मुद्रास्फीति दर कितनी है, सही जवाब क्या है। तो जो ग्रामीण मुद्रास्फीति की दर है वो 2.8% है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया शहरी मुद्रास्फीति की दर कितनी है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021 में बिहार की शहरी मुद्रास्फीति दर कितनी है, इसका सही जवाब क्या है। तो शहरी मुद्रास्फीति की जो दर है वो 4.9% है, इसको याद रखिएगा। तो 2.8 को इकट्ठे याद रखिए और 4.9 को इकट्ठे याद रखिए मुद्रास्फीति की दर में। अब मुद्रास्फीति 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 3 बार आप लोग बोल लीजिए, 28-49 28-49 28-49, ग्रामीण शहरी है ना। 28-49 28-49 आप लोग याद रखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में 28, शहरी क्षेत्रों में 49, है ना। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्ष 2021 में बिहार की समग्र, अभी आपसे समग्र पूछ लिया गया है, ग्रामीण शहरी सब मिला करके पूछ लिया गया कितनी मुद्रास्फीति की दर है, इसका सही जवाब है 3.1। तो 28-49 31, 2.8, 4.9 और 3.1। तो समग्र वाले में आपको 31 का डेटा आपको दिखा है, इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। तो मुद्रास्फीति में 3 सवाल मैंने आप लोगों से पूछ लिया है। अब देखिए इसके एनालिसिस को मैं बताता हूं। अगर मैगजीन को देखा जाए तो जो बिहार का इकोनॉमी सर्वे आया है 21-22 का, इसमें साफ साफ याद रखिएगा कि तारकिशोर प्रसाद ने 25 फरवरी 22 को 16वां बिहार आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया है। मुझे लगता है कि आपको एकदम याद आ रहा होगा। आप एकदम याद रखिए, आनंद लीजिए आप लोग, आपको तीनों डेटा याद हो गया है। आपको यह भी याद हो गया कि बिहार में लॉकडाउन कितने प्रतिशत की दर से बढ़ा है। मुझे लगता है कि 2.5 आप लोग सही कर देंगे। वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.5% की गिरावट आई है, वही बिहार दरअसल 2.5% से बढ़ा है। तो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपके लिए। अब देखिए बिहार का सकल घरेलू उत्पाद, तो 618,630 मैंने बता दिया है, आपको याद हो गया है। स्थिर मूल्य पे 419,880 मैंने आपको बता दिया है। अगर नहीं याद हो इन दोनों डेटा को बाद में भी आप लोग देखिएगा तो याद रहेगा 618,419। और यहाँ पर निवल वाला अगर आप लोगों से पूछा गया है तो 566 और 379। देखिए वर्तमान पे थोड़ा ज्यादा है, स्थिर पे कम है। तो 6-4 आपको यहाँ याद कर लेना है और 5-3 आपको यहाँ याद कर लेना है, ठीक है। तो 5-3 याद कर लीजिए या 3-5 याद कर लीजिए। तो बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद और निवल राज्य घरेलू उत्पाद, ये दोनों डेटा है। और 2021 में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। हाँ, अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 19.2 है ना, मैंने आपको याद करा दिया है। 19.5 द्वितीयक का है और 61.2 है वो तृतीयक का है, इसको याद रखिएगा। 23, 48, 85। तो विभिन्न क्षेत्रों में जो वृद्धि होती है 2.3% की दर से वृद्धि होती है प्राथमिक क्षेत्र में, 4.8% की दर से वृद्धि होती है द्वितीयक क्षेत्र में और 8.5% की दर से वृद्धि होती है तृतीयक क्षेत्र में। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा जरूर से, है ना। तो एक बार वापस देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बिहार की प्रति व्यक्ति आय आप लोगों से हमने पूछा है। तो जो बिहार की प्रति व्यक्ति आय है वो वर्तमान मूल्य पे 50,000, 3 टिकिया याद रखिएगा और 31,314 को भी याद रखिएगा। ये भी बहुत सिंपल डेटा हो गया है। सर्वाधिक आय वाला जिला पटना है, न्यूनतम आय वाला जिला शिवहर है। पटना की 1,31,000 है और शिवहर की 19,000 है ना। तो मुझे लगता है कि इसमें अधिकांश डेटा आपको याद हो गया होगा। जो नहीं याद आ रहा है उसको बाद में देखिएगा। देखिए मुद्रास्फीति की जो दर है, ग्रामीण मैंने आपसे पूछ लिया है, मैंने शहरी पूछ लिया और समग्र को भी पूछ लिया है। तो जो ग्रामीण मुद्रास्फीति की दर है 2.8% की दर है, शहरी 4.9% की दर से और समग्र जो है वो 3.1 है। यही जो डेटा है आपको कठिनाई थोड़ा पैदा कर सकता है, लेकिन इसमें भी अगर देखा जाए तो इस डेटा को आप लोग जरूर से याद रखिएगा, इसको जरूर से याद रखिएगा। मुझे लगता है कि अगर वर्तमान को भी याद कर लेंगे और वर्तमान मूल्य पे निवल को भी याद कर लेंगे तो 5 और 6 है ना। अब इसको जोड़ दीजिए आप लोग। तो निवल वाले में वर्तमान जहां पे है वहां 5-6 आपको दिख रहा है और जहां पे स्थिर वाला है वहां पे 3-4 आपको दिख रहा है ना। तो 3-4 कर लीजिए। यहाँ पे वर्तमान मूल्य पे सकल घरेलू और निवल है ना, ठीक है। और स्थिर मूल्य पे सकल है और स्थिर मूल्य पे निवल हो जाता है ना। ये वाला निवल है, ये वाला स्थिर है, उसको याद रखिएगा आप लोग। बढ़िया से याद कर लीजिएगा। 618, 419, 566 भी है और 379 है,
इसको एक बार रुक करके, ठहर करके, चिंतन मनन करके देख लीजिए, छोड़ दीजिए, है ना। अब देखिए विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा 19.2, 19.5, 1.2 याद हो गया होगा। इस तरीके से डेटा को याद कीजिएगा, एक दो बार और देख लीजिएगा। अगला सवाल देखिए पूछा गया है राजकीय वित्त व्यवस्था से, दूसरा चैप्टर हो जाता है बिहार इकोनॉमी सर्वे का। और यहाँ से एक सवाल जो कि लेस इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ सकते हैं। तो राजकीय वित्त व्यवस्था में पूरे चैप्टर में 4 सवाल बन सकता है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ एक सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, 3 सवाल को आप लोग छोड़ सकते हैं। तो बिहार की कुल प्राप्ति कितनी है आप लोगों से पूछा गया। अब देखिए प्राप्ति, इसी तरीके का सवाल एक बार पूछा गया 66वीं में ही। तो कुल प्राप्ति है 164,903 करोड़ रुपए, है ना। इसको याद करिए या छोड़ दीजिए। और कुल व्यय कितना है, अगर प्राप्ति होती है तो व्यय कितना है, तो व्यय है 1.65 है। अब देखिए 1.64 प्राप्त हो रहा है, 1.65 हम व्यय कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम घाटे की स्थिति में हैं। अब देखिए पूछा गया कि सरकार का कुल बकाया कितना प्रतिशत है, तो बकाया 36.7% है। अब ध्यान रखेंगे कि राजकोषीय घाटा, मुझे लगता है कि यही सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट इसमें होगा, सेकंड नंबर का जो चैप्टर है। तो इस चैप्टर से ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार राज्य का सकल राजकोषीय घाटा कितना है। सही जवाब क्या है, तो राज्य का राजकोषीय घाटा 4.8% है। मुझे लगता है कि यहाँ पे यही एक सवाल आपसे इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। तो अगर मैगजीन की चर्चा की बात कर दी जाए, तो मैगजीन वाले में राजकीय वित्त व्यवस्था में अगर देखा जाए तो 2 सवाल इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। तो बिहार की कुल प्राप्ति 164 है, ध्यान रखिएगा, जिसमें राजस्व प्राप्ति है और पूंजीगत प्राप्ति, इसको छोड़ सकते हैं आप लोग। 128-36 का ये डेटा आपसे हो सकता है कि ना भी पूछे। और इसके बाद अगर देखा जाए तो बिहार सरकार की का कुल व्यय, तो 164 आप लोग देख रहे थे इनकम है और 1.65 व्यय है। अब इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ जीएसडीपी का जो कुल बकाया है वो 36.7% है, लेकिन ये वाला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। तो बिहार राज्य का सकल राजकोषीय घाटा कितना है, 4.8% है। तो इस पे मैंने सब सवाल बना दिया आप लोगों से। देखिए अगर देखा जाए तो सेकंड नंबर के चैप्टर से कुल 4 सवाल मैंने बताया आपसे, है ना। तो पहला सवाल इसमें पूछा गया आप लोगों से कि आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार सरकार की कुल प्राप्ति कितनी है। तो आप लोगों ने 164,903 करोड़ रुपए देख लिया है। कुल व्यय कितना है, तो 164 प्राप्ति है, तो व्यय है 1.65 है। और जीएसडीपी का कितना बकाया है, तो 36.7 आपको हमने बता दिया है। और राजकोषीय घाटा कितना है, तो 4.8 है, जिसमें ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा 26 नंबर वाला, है ना। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कृषि और समवर्ती क्षेत्र से। तो ये बिहार इकोनॉमी सर्वे का तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें बिहार के ज्योग्राफी से भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, और इकोनॉमी सर्वे से भी, करंट अफेयर से जोड़ करके पूछा जा सकता है। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार गत 5 वर्षों के दौरान कृषि और सहवर्ती क्षेत्रों की वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी। सही जवाब क्या है, तो कृषि और सहवर्ती मतलब कृषि और उसके साथ जो क्षेत्र है वो कितने प्रतिशत से बढ़ा है, तो ये बढ़ा है 2.1% की दर से। बहुत सिंपल ये डेटा है, 2.1 को याद रखिएगा, 21, है ना। तो कृषि और सहवर्ती क्षेत्रों की जो वृद्धि होती है वो 2.1% होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आपके लिए रहेगा। हाँ, अब पूछा गया आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र कितना, मतलब इरिगेटेड एरिया जो आप लोगों से पूछा गया, कितना इरिगेशन का है बिहार में। तो क्षेत्रफल पूरा पूछा गया आप लोगों से। तो बिहार में सकल सिंचित क्षेत्र कितना है, सही जवाब क्या है। इस डेटा को भी छोड़ सकते हैं। और 54.35 ही इतना हेक्टेयर पे बिहार में देखा जाए तो सिंचाई की उपलब्धता है, इसको छोड़ भी सकते हैं। 54.35 है, लेकिन 2.1 वाले डेटा को आप लोग याद रखिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, नहर है, नलकूप है, तालाब है, कुआं है। सही जवाब क्या है, तो इसका बताइए। नलकूप का मतलब ट्यूबवेल हो गया, नहर का मतलब कैनाल हो जाता है, तालाब का मतलब पॉन्ड हो जाता है, और कुआं का मतलब हो जाता है वेल। तो आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, इसका सही जवाब है ट्यूबवेल, है ना। तो बिहार यूपी वगैरह में अगर देखें तो ट्यूबवेल ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ये भी आप लोगों से पूछा गया है। अब आपसे पूछा गया है कि नलकूपों का योगदान कितना प्रतिशत है। चाहे तो इस डेटा का इस्तेमाल आप लोग बिहार में ज्योग्राफी में ऑप्शनल में भी कर सकते हैं। तो बिहार में नलकूपों के द्वारा कितने प्रतिशत भूभाग पे सिंचाई होती है, इसका सही जवाब है 63.9%। तो 63 यानी कि 60 से ज्यादा प्रतिशत भाग पे हो रहा है, तो 64 आप लोग कर लीजिएगा। 63.9 मोटा मोटी 64% को भी आप लोग याद रखिएगा, तो भी आपको याद रहेगा कि बिहार के सिंचाई में नलकूपों का योगदान, ट्यूबवेल का जो योगदान है वो कितना है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में सिंचाई के क्षेत्र में नहरों का योगदान कितना प्रतिशत है।
तो नहर का पूछा गया आप लोगों से। बिहार में नलकूप और नहर सिंचाई के दो प्रमुख साधन हैं, जहां 64% भाग पे नलकूप के द्वारा सिंचाई होती है, वहीं ध्यान रखिएगा 30.6% भूभाग पे नहरों के द्वारा होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखा जाए तो दो ही मुख्य सिंचाई का स्रोत निकल करके आ जाता है, 90 से ज्यादा यहाँ पे हो जाएगा, है ना। तो 64 और 30 जोड़ लीजिएगा तो 94-95% अगर देखा जाए तो नहर और नलकूप के द्वारा सिंचाई होती है। तो 30.6% भूभाग जो है वो नहरों के द्वारा सिंचित है, इसको याद रखेंगे आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल 32 नंबर का आप लोगों से पूछा गया कि बिहार में डिजिटल कृषि सेवाएं देने के लिए कृषि विभाग के द्वारा किस मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों से पूछा गया है, सही जवाब बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, बिहान ऐप, है ना। तो बिहान ऐप को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पूछा गया बिहार के कितने जिलों में समेकित बागवानी विकास मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है, सही जवाब बताइए। तो बागवानी विकास मिशन का आप लोगों से पूछा गया कितने जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है, इसका सही जवाब दें। कितने जिलों में फंक्शन में है ये, सही जवाब क्या है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, 23 को आप लोग याद रखिएगा। बिहार सरकार बिहार के कितने जिलों में जैविक पट्टी का विकास कर रही है, जैविक बेल्ट का विकास कर रही है, सही जवाब क्या है। 13, 14, 15 या फिर 16। तो बिहार सरकार के द्वारा बिहार के कितने जिलों में जैविक पट्टी का विकास किया जा रहा है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 13 को आप लोग याद रखिएगा। वर्ष 2012 से अभी तक बिहार को कुल कितनी बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। 12 से अभी तक पूछा गया आप लोगों से, 12 से मिलना शुरू हो गया है और कुल पूछा गया, चूंकि इकोनॉमी सर्वे में दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों से, तो एग्रीकल्चर वाला सारा याद रखिएगा, कहीं ना कहीं आप लोगों से पूछने की संभावना रह सकती है। तो बिहार को कुल कितनी बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला है, तो 5 बार मिल गया है ना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, इसको ध्यान रखेंगे। तो ये कुल 35 सवाल आप लोगों से कृषि वाला है, तो इसको याद रखिएगा। इसमें कृषि और सहवर्ती क्षेत्र को अगर देखा जाए तो जो हमने किताब से आप लोगों से चर्चा करा दूं मैं, तो कृषि की वृद्धि दर 2 आपको याद हो गया है। अब आपको जाना पहचाना या डेटा याद लग रहा होगा, आसान लग रहा होगा याद करने में। अब सस्य सकल क्षेत्र इसको छोड़ सकते हैं, फसल सकल ये सब डेटा छोड़ सकते हैं। हाँ, नलकूप का सबसे ज्यादा योगदान है, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल पूछा सकता है, 63.9 को याद कर लीजिएगा। दूसरे स्थान पे नहर सिंचाई है। खाद्यान्नों का कुल उत्पादन कितना हुआ, इसको याद रखिएगा आप लोग। तो कुल उत्पादन 17.95 95 लाख टन को याद रखेंगे, और 17.57 लाख टन जो होता है वो कुल अनाज है। तो अनाज और खाद्यान्न को याद रख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, लेकिन खाद्यान्न को याद रख लीजिएगा। तो 17 का ही है, अगर आप 17 लाख टन भी याद रखते हैं तो भी आपको याद रहेगा, है ना। तो 17 लाख टन खाद्यान्न और 17 लाख टन अनाज है ना, ध्यान रखिएगा। कुल मछली का उत्पादन 6.86 लाख टन होता है। दूध का उत्पादन 115.01 टन होता है। तो इसको आप लोग चाहे तो याद कर सकते हैं। देखिए अब सवाल पूछा गया है कि आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार में गत 5 वर्षों में पशुधन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इसका सही जवाब क्या है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार में गत 5 वर्षों में पशुधन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 10% को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 10% जरूर से ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कृषि कर्मण अवार्ड 5 बार मिल गया, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। पुरुष और महिला दोनों के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात भारत के किस राज्य में सबसे कम है। तो पुरुष और महिला दोनों के लिए श्रमिक जनसंख्या का अनुपात भारत के किस राज्य में सबसे कम है, तो अपना ही राज्य है बिहार, है ना, इसको याद रखिएगा। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़कों की लंबाई के मामले में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है, इसका सही जवाब बताइए। तो यहाँ पे आपको केरल याद रखना है। खैर अब ध्यान रखिएगा कि जो हम अंडा को देख रहे हैं, तो अंडा का जो उत्पादन है वो 301.32 करोड़ है। अगर आप लोग एग्रीकल्चर वाले टॉपिक को पढ़िएगा तो ये सब डेटा आपको याद आएगा। तो 301 करोड़ जो है वो अंडा का उत्पादन हो गया है। तो ये सब डेटा हमने छोड़ दिया है क्योंकि ज़्यादा डेटा हो जा रहा था, इसी कारण से डेटा में आप लोग परेशान हो सकते थे, तो मैंने डेटा को स्किप कर दिया है। लेकिन 2-3 बार पढ़ के आप लोग कोशिश कीजिए, कुछ एक डेटा आपको याद रहे, तो छोड़ भी सकते हैं क्योंकि बहुत डेटा हो जाता है। हाँ, लेकिन जहाँ पे डेटा कम है उसको याद, जैसे ये वाला सवाल हमने आपसे पूछा 13 जिलों में जैविक पट्टी, इसको मस्ट है याद करना, इसको याद रखिएगा। पशुधन में 10% की और मत्स्य पालन में 7% की वृद्धि, 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिलते, इसको याद रखेंगे आप लोग। 23 जिलों में समेकित बागवानी मिशन के साथ 15 जिलों में मुख्यमंत्री विकास, दोनों को याद रखिएगा। 23 जिलों में बागवानी है और मुख्यमंत्री विकास जो है वो 15 जिला है, इसको याद रख लीजिएगा।
डिजिटल कृषक सेवा देने के लिए कृषि विभाग के द्वारा मोबाइल ऐप बिहान की शुरुआत की गई, इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं, है ना। तो प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़कों की लंबाई के मामले में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? तो केरल को आप लोग याद रखिएगा। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़कों की लंबाई के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे? यहां से पूछा गया कि भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे, और यहाँ पे इस विकल्प में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे? सही जवाब क्या है? तो मुझे लगता है कि आप लोग बना देंगे, इसका बिहार याद रखिएगा, ठीक है। तो बिहार को भी याद रखिएगा। तो कुल ये सब सवाल जो है आपसे हमने पूछा भी है, तो बिहान ऐप को याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी मैंने आपको बताया भी है, 23 जिलों में समेकित बागवानी मिशन को क्रियान्वित किया गया, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावे जैविक पट्टी 13 जिलों में विकसित किया जा रहा है। कृषि कर्मण अवार्ड 5 बार मिल गया है। 5 वर्षों में पशुधन आपको 10 याद हो गया। मत्स्य 7% का वृद्धि हो जाता है, भी आप लोग याद रखेंगे। बिहार में सबसे कम पुरुष और महिला के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात है, तो बिहार में सबसे कम है। सड़कों की लंबाई के मामले में केरल टॉप पे है, पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पे और बिहार तीसरे स्थान पे है। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल होता तो उसको करते, लेकिन पश्चिम बंगाल तो है नहीं, तो केरल पश्चिम बंगाल के बाद बिहार का तीसरा स्थान है, लेकिन इस विकल्प में बिहार पहले स्थान पे है, जरूर से आप लोग याद रखिएगा। और प्रति 1000 किलोमीटर क्षेत्रफल के स्थान पे सड़कों की लंबाई के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो बिहार का देश में तीसरा स्थान है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। बिहार को इंडिया पोस्ट भुगतान बैंक की खाता खोलने के मामले में देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? सही जवाब क्या है? तो बिहार को इंडिया पोस्ट भुगतान की खाता खोलने के मामले में देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पहला को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आपसे ये सवाल, आपको कंफ्यूज कर जाएंगे। तो बिहार को इंडिया पोस्ट भुगतान के मामले में पहला स्थान मिला है, इसको याद रखिएगा। पक्की सड़कों के नेटवर्क के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो पक्की सड़कों के नेटवर्क के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, बिहार का देश में 10वां स्थान है। बिहार राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी यूनिट हो गई है? सही जवाब बताइए। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। 350 यूनिट प्रति व्यक्ति खपत हो गई है, तो बहुत बढ़िया से इसको याद रखिएगा। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव कार्यक्रम का क्रियान्वयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्वच्छ गांव समृद्ध गांव कार्यक्रम क्रियान्वयन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? इसका सही जवाब आप लोगों को बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, सही जवाब इसका ऑप्शन है, सभी गांवों में सोलर लाइट लगवाना है, इसको याद रखिएगा आप लोग। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का वर्तमान स्तर कितना प्रतिशत हो गया है? सही जवाब बताइए। इस डेटा को बहुत बढ़िया से याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी डेटा आप लोगों से पूछा जा सकता है। आप लोग अपने ऑप्शनल के ज्योग्राफी में अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे एक शहरी ग्रामीण जनसंख्या का टॉपिक ही है। तो आर्थिक सर्वेक्षण का पूछा गया 15.6% को याद रखिएगा। पहले 11.2% था 2011 की जनगणना के अनुसार, लेकिन अब 15.6 हो गया है। तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में शहरीकरण का जो प्रतिशत है वो 15.6 हो गया, इसको याद रखिएगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार में प्रति 1000 जीवित प्रसव पे शिशु मृत्यु दर कितना है? तो जीवित प्रसव पर शिशु मृत्यु, यानी कि जीवित बच्चों पे शिशु मृत्यु दर आप लोगों से पूछा गया है, तो सही जवाब बताइए। तो देश में राष्ट्रीय अगर देखा तो 30 है, बिहार में 29 है, तो राष्ट्रीय से एक हम लोग कम है, तो अच्छी स्थिति में है। तो 29 को आप लोग याद रखिएगा। बिहार में शिशु मृत्यु दर जो है वो 29 है प्रति 1000 पे। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्ष 2021 में बिहार में कितने मिलीमीटर की वर्षा हुई है? इसका सही जवाब आपको बताना है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार में वर्ष 2020 में बिहार में 1315 मिलीमीटर की वर्षा हुई है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बिहार के किस स्थान पे नेचर सफारी की शुरुआत की गई है? तो बिहार के किस स्थान पे नेचर सफारी की शुरुआत की गई है? बहुत ही सिंपल सवाल पूछा गया आप लोगों से, तो राजगीर को आप लोग ध्यान में रखेंगे। 49 नंबर का सवाल पूछा गया, बिहार में बिजली गिरने के कम से कम 40 मिनट पहले चेतावनी देने के लिए चेतावनी प्रणाली के तहत किस मोबाइल ऐप को विकसित किया गया? सही जवाब बताना है आपको। तो बहुत ही सिंपल सवाल पूछा गया, सही जवाब इसका ऑप्शन बी, इंद्रव्रज को याद रखिएगा। तो चेतावनी प्रणाली के तहत
इंद्रव्रज ऐप को विकसित किया गया? मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को ये याद हो गया होगा। एक आखिरी सवाल और इसके बाद मैं डिस्कशन कराऊंगा, तो सारे लोग डिस्कशन को ध्यान से सुन करके सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। अलग अलग मेथड से मैं आप लोगों को याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे लगता है कि अगर आप लोग इसमें से 25 सवाल भी याद कर लीजिएगा तो बड़ा आपके लिए अच्छा होगा। 25 डेटा याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लगेगा। आप लोग सुरक्षित जोन में रहिएगा। कुछ लंबे चौड़े डेटा को आप लोग भूल सकते हैं, है ना। और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, कल सुबह या शाम तक मैं डाल दूंगा, पोस्ट कर दूंगा, ध्यान रखिएगा। तो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिहार में पटना में वायु प्रदूषण के बिखरे स्रोतों की पहचान करने के लिए और उनसे निपटने के लिए किसकी शुरुआत की है? सही जवाब ऑप्शन है स्वच्छ वायु डैशबोर्ड, है ना। तो इंद्रव्रज को याद रखिएगा, डैशबोर्ड को याद रखिएगा। तो अभी हम इसकी एनालिसिस को भी देख लेते हैं और ध्यान से आप लोग पढ़ते चलेगा। इस पे हमने यहाँ तक बता दिया है। अब देखिए यहाँ पे जो उद्यमिता क्षेत्र वाला टॉपिक है बिहार इकोनॉमी सर्वे का, तो इसमें उद्यमिता क्षेत्र में अगर देखा जाए तो कहा गया कि राज्य में औद्योगिक निवेश के लिए 3 सर्वाधिक आकर्षक उद्योग है। इसको मीन्स में इस्तेमाल कीजिए, आप लोग जीएस में इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्योग्राफी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इथेनॉल, फूड प्रोसेसिंग और रिन्यूएबल एनर्जी औद्योगिक निवेश के लिए देखिए 3 सर्वाधिक आकर्षक। तो अब जैसे मान लीजिए बिहार में पिछड़ेपन की स्थिति है, आप लोग इसको डाल सकते हैं कि बिहार में इथेनॉल के लिए बढ़िया है, आप लोग निवेश कीजिए, बाहर के लोग निवेश कर सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग के लिए बढ़िया बिहार राज्य हो सकता है और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मीन्स में जीएस में आप लोग इस्तेमाल कीजिए ना, क्या दिक्कत है। लिख भी सकते हैं आप लोग। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार में औद्योगिक निवेश के लिए 3 सर्वाधिक आकर्षक उद्योगों की पहचान की गई है और इस पहचान में आप लोग बता दीजिए इथेनॉल, खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा। क्यों नहीं, इसमें क्या दिक्कत है आपको? एकदम रेलेवेंट डेटा आपको मिल जा रहा है यहाँ पे, इसको याद रखिएगा। और इथेनॉल के क्षेत्र में एग्जाम्पल दे दीजिए कि 119 यूनिट्स को स्वीकृति प्राप्त हो गई है। 159 इकाइयां जो हैं अब बिहार में इथेनॉल का उत्पादन करेंगी, ये भी आप लोग दिखा सकते हैं। अगर 159 याद नहीं है तो 100 से ज्यादा आप लोग लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। तो इन डेटा को आप लोग जरूर से याद रखिएगा उद्यमिता के क्षेत्र में। अब देखिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में से प्रत्येक के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ किसी को नहीं लग रहा है तो ये डेटा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और युवा उद्यमी योजना अपने राज्य में चलाया जा रहा है, इसको याद रखिएगा। खनिजों का भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ईख पेराई का भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ईख का जो उत्पादन है वो 46.22 लाख टन क्विंटल चीनी का उत्पादन हो गया है। तो बिहार में लगभग 45-46 लाख टन चीनी का उत्पादन हो रहा है, क्विंटल चीनी का उत्पादन हो रहा है। तो इस डेटा को याद कर सकते हैं। अब देखिए जो टॉपिक है श्रम नियोजन और प्रवास। अब देखिए पुरुष और महिला दोनों के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात में मैंने सवाल पूछा कि किस राज्य में सबसे कम है, तो बिहार में सबसे कम है, इसको याद कर लीजिएगा। और ये छोड़ सकते हैं, ये छोड़ सकते हैं, इन सबको छोड़ सकते हैं। बाल श्रमिकों पे उम्मीद कम है, इन सबको छोड़ सकते हैं, सीधा आप लोग छोड़ सकते हैं। अब देखिए अधिसंरचना और संचार के पे बात हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इसमें हमने आपसे पूछा, तो ये वाला डेटा बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है कि केरल सबसे टॉप पे है, पश्चिम बंगाल दूसरे पे और बिहार तीसरे पे, आप लोगों ने बनाया भी। तो प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़कों की लंबाई, ध्यान रखिएगा सड़क लंबा है यहाँ पे, तो सड़कों की लंबाई के मामले में 1000 किलोमीटर अगर बिहार में कहीं क्षेत्रफल को मापा जाए तो सड़कों की जो लंबाई है वो केरल में सबसे ज़्यादा है, वेस्ट बंगाल में दूसरा है, बिहार में तीसरा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट से याद रखिएगा, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। ब्रॉडबैंड जुड़ा है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैंने 2 सवाल आप लोगों से पूछा है कि पक्की सड़कों के सड़क नेटवर्क के मामले में बिहार का देश में 10वां स्थान है, सड़कों की कुल लंबाई के मामले में बिहार का स्थान 8वां है। ये दोनों डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, दोनों डेटा को ध्यान रखिएगा, दोनों पूछा जा सकता है आप लोगों से। बिहार को इंडिया पोस्ट भुगतान बैंक के खाते खोलने के मामले में देश में पहला स्थान प्राप्त हो गया, मुझे लगता है कि ये भी आपको याद हो गया होगा, इसको भी याद रखिएगा। ऊर्जा क्षेत्र को ध्यान रखिए आप लोग। तो ऊर्जा क्षेत्र में अगर देखा जाए तो आपको हमने बता भी दिया है कि ऊर्जा क्षेत्र में प्रति व्यक्ति जो बिजली की खपत की है वो 350 यूनिट हो गया है, इसको याद कर लीजिएगा। बाकी को आप लोग छोड़ सकते हैं, सारा डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, इसको स्किप कर दीजिएगा। ग्रामीण विकास से अगर पूछा जाएगा तो बिहार आजीविका मिशन लगातार आप लोगों को याद रखेगा, ये ग्रामीण विकास के लिए लगातार काम कर रही है ना। और इसको मेंस में भी लिख सकते हैं आप लोग, याद रखिएगा। ग्रामीण विकास में गरीबी में इन सबको आप डाल सकते हैं कि ग्रामीण विकास के लिए लगातार काम कर रही है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा इन सबको छोड़ सकते हैं आप लोग, इन सब डेटा को छोड़ सकते हैं। हाँ, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव पे हमने पूछ लिया आप लोगों से, जिसका उद्देश्य सोलर लाइट लगवाना है ना, सभी गांवों में सोलर लाइट लगवाना है, इस पर हमने पूछ लिया, इसको याद रखिएगा। जन वितरण प्रणाली का है ना,
उसको भी स्किप कर सकते हैं आप लोग। नगर विकास में हमने पूछ लिया कि बिहार में शहरीकरण का जो स्तर है वो 15.6% हो गया, इसको भी याद रखिएगा। 32 नगर पंचायतों को नगर परिषद में और 5 पुराने नगर परिषदों को नगर निगम में बदल दिया गया है। ठीक है, इसको भी आप लोग छोड़ भी सकते हैं। हाँ, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। साफ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हर घर नल का जल योजना की शुरुआत की गई है ना, इसको याद रखिएगा। 7 निश्चय में पहले वाले में ये सब दिया गया था। अब बैंकिंग व सहवर्ती क्षेत्र को भी आप लोग छोड़ सकते हैं, इसमें कुछ खास मुझे दिखा नहीं है, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा और लगे तो छोड़ सकते हैं, इसमें डेटा बहुत ज़्यादा है। अब मानव विकास को अगर देखा जाए तो मानव विकास में सामाजिक सेवाओं पे व्यय बढ़ा है, इतना व्यय हो गया है, इसको भी छोड़ सकते हैं। स्वास्थ्य पर व्यय को याद कर सकते हैं आप लोग कि बिहार में भारत की तुलना में ज़्यादा है, 16.6% का है। शिक्षा में 14.3% की वार्षिक वृद्धि हुई, जो कि संपूर्ण भारत का 10.9% से ज़्यादा है, इसको भी छोड़ सकते हैं, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, शिशु मृत्यु दर को जरूर याद रखिएगा, तो इस पर मैंने बता भी दिया है, राष्ट्रीय आंकड़ा से 1 कम है हम लोग, तो इसको भी याद रखिएगा। जीवन संभावना बिहार में 69.1 हो गए, इसको भी याद रखेंगे। तो जीवन संभावना 70 याद रखिएगा, 1 कम है उसमें, है ना, तो 69.1 वर्ष हो गया है। तो बिहार में जीवन की जो संभावना, जीवन प्रत्याशा जो है, तो इसको याद रख सकते हैं। दोनों डेटा को याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। इसके अलावा छोड़ दीजिएगा, कोई खास नहीं। हाँ, बाल विकास को अगर देखा जाए तो बाल विकास में भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको भी स्किप कर सकते हैं। बाल विकास पे व्यय कितना हो रहा है, इन सबको छोड़ सकते हैं, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो राज्य सरकार ने ई लॉट्स का शुरुआत किया है, तो शिक्षकों और विद्यार्थियों का ई पुस्तकालय ई लॉट्स कहलाता है, इसको याद रख सकते हैं। 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन पढ़ावा को बढ़ावा देने की बात की गई है, ई लॉट्स को याद रखिएगा। हाँ, लास्ट चैप्टर है जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन। तो वर्षा पे मैंने पूछ लिया, मुझे लगता है कि आपको ये डेटा याद हो गया होगा। 1385 मिलीमीटर की वर्षा होती